नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम राजस्थान पुलिस विशेष की बात हम कर रहे थे, अर्थात हम राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अनुसार भाग ब के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्रम में हम संविधान की विषय वस्तु भाग 3 तक पढ़ चुके थे। आज हम भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, संविधान एक ऐसी विषय वस्तु है जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में आपके आती है। तो जो कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों के मैसेज आए, कमेंट्स भी आए मेरे पास और पूछा कि सर क्या ये हम जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं राजस्थान पुलिस के साथ हमारे एग्जाम में के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों। देखो, ये जो संविधान सी और डी श्रेणी के लगभग जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ ही अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये नींव का काम कार्य करता है, क्योंकि देखो दोस्तों, हमें बेसिक चीज़ें संविधान की सबसे पहले पता होनी चाहिए, तभी तो हम एडवांस चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी निश्चिंत रहिए, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, तो श्योर है आपका सवाल यहाँ से बनना तय है दोस्तों। तो देखिए, आज हम जिस विषय वस्तु के बारे में बात करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान का भाग 4। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाग 4, अब सबसे पहला ही सवाल हमसे बनता है, भाग 4 का संबंध किससे है। तो भाग 4 में क्या है, हमारे नीति निदेशक तत्व, ठीक है। नीति निदेशक तत्व हैं, तो नीति निदेशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं टोटल? 36 से लेकर 51 के मध्य हैं, ठीक है। तो ये राज्य को नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं, अर्थात राज्य जब भी किसी कानून, जब भी किसी नीति का निर्माण करेगा उस समय भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का अनुसरण करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो अब हमारा जो अगला सवाल बनता है वो, और बार बार सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल यही है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए, कहां से लिया हमने? देखो दोस्तों, हमने नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है? आयरलैंड के संविधान से हमने इसे ग्रहण किया है। अब देखो दोस्तों, हमने आयरलैंड से लिया है, बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम इसका आंसर भी देते हैं। लेकिन आयरलैंड ने कहां से ग्रहण किया है? तो आयरलैंड ने, मैं आपको बता दूं, स्पेन से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है? स्पेन से, ठीक है। इसके बाद में आपसे एक और जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल करने की सलाह देने वाला व्यक्ति कौन था? संविधान में शामिल करने की सलाह देने वाला व्यक्ति कौन था? सलाह देने वाला व्यक्ति, तो ये थे BN राव, अर्थात बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सलाह दी थी दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो इंपॉर्टेंट और सीधे स्टैटिक जीके के जो सवाल बनते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार
आपका एक और सवाल बनता है कि नीति निदेशक तत्वों को तैयार करने वाला व्यक्ति है या व्यक्ति था, तो ये थे आपके तेज बहादुर शप्रू। जी हां दोस्तों, यानी कि BN राव साहब ने तो एक प्रस्ताव पेश किया, कहा कि हमारे यहाँ संविधान में नीति निदेशक तत्व होने चाहिए, लेकिन उसके संबंध में एक कमेटी का गठन किया और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर शप्रू साहब ने। इन्होंने नीति निदेशक तत्वों को संकलित किया, अनेक विभिन्न देशों के जो है संविधान, वहां से उनका अध्ययन करने के पश्चात भारत में नीति निदेशक तत्व जो शामिल किए गए वो इन्हीं की देन है। ठीक है, अब आगे हमसे एक और सवाल सीधा स्टैटिक जीके का पूछा जाता है संविधान से। वो पूछता है कि नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति है। नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति की हम बात करें तो नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति है अवाद योग्य। कैसी है? अवाद योग्य। अर्थात अगर मैं बात करूं तो आप नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आपने मूल अधिकार पढ़ा तो मूल अधिकार भाग 3 में हमने पढ़े 12 से 35 तक। तो वहां हमने एक चीज पढ़ी कि मूल अधिकारों की प्रकृति वाद योग्य है, अर्थात मूल अधिकारों को हम न्यायपालिका में चैलेंज कर सकते हैं, अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। लेकिन यदि नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते। इसी का अर्थ है कि नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? अवाद योग्य, अर्थात इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में और भी बहुत सारे सिंपल से सवाल बनते हैं जो तो आप उन्हें आसानी से आप आंसर दे सकते हैं कि नीति निदेशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो नीति निदेशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? 36 से लेकर 51 तक। लेकिन यहीं पर यदि सवाल को एग्जामिनर बदल दे और आपसे कहे नीति निदेशक तत्वों के, याद रखिएगा दोस्तों, नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद हैं, तब आपका आंसर बदल के हो जाएगा 38 से 51। जी हां दोस्तों, देखिए इस शब्द को अंडरलाइन कीजिए आप। नीति निदेशक तत्वों से संबंधित, अर्थात वो संपूर्ण की बात कर रहा है जहां से नीति निदेशक तत्वों का प्रारंभ होता है। जिस अनुच्छेद से नीति निदेशक तत्वों से संबंधित जो भी जानकारी है वो प्रारंभ होती है, जिस अनुच्छेद पर समाप्त होती है उसके मध्य में जितने भी अनुच्छेद हैं उन सब की बात हो रही है। लेकिन नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद के का अर्थ है जहां पर सिर्फ और सिर्फ नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है, उससे संबंधित जानकारी नहीं। तो नीति निदेशक तत्वों की जानकारी कहां से शुरू होती है? 38 से, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से, और कहां तक चलती है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग की अभिवृद्धि। यानी कि आपका आर्टिकल 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक ये आपका निरंतर जारी रहता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ और सवाल वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं और सवाल बन रहे हैं। देखो दोस्तों, अगला जो सवाल लिखने जा रहा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आगामी जो भी एग्जाम होगा अगले 1 साल में, उसमें यह सवाल पूछा जाएगा। देख लेना आप। देखिए अगला जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि नीति निदेशक तत्वों में
नए अनुच्छेद जोड़े गए। अब पहली बात तो कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 4। 4 कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? देखो, सबसे पहले अनुच्छेद जोड़ा गया आपका 39A, इसी के साथ 43A, 43B और 48A अनुच्छेद। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने 4 अनुच्छेद यहां पर जोड़े गए हैं। कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं? 4 अनुच्छेद। कौन कौन से? 39A, 43A, 43B, 48A। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, देखो ये जो 4 अनुच्छेद जोड़े गए, पहली बात तो ये इनकी हेडिंग्स क्या है, उनमें क्या है, जोड़ा किस पर्पज से गया, ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यहां से जो सवाल बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। देखो, सबसे पहली चीज तो कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 4। कौन कौन से? 39A, 43A, 43B और 48A। यानी कि पहला ही सवाल बनेगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नया नहीं जोड़ा गया? तब हमें याद रखना है 4 अनुच्छेद जोड़े गए, इसके अतिरिक्त वो अन्य किसी भी अनुच्छेद में ABCD करके दे सकता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम दोस्तों बात करते हैं, देखिए 39A के बाद में 39A में क्या है? 39A में है समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, इसी के साथ आपका जो 43 है, 43A, ये कहता है प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी। ठीक है, इसके बाद में आपका 43B कहता है सहकारी समितियों का गठन। और अंतिम रूप से आपका 43A कहता है, क्या कहता है ये? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। साथ में बात करता है तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास इसी में है। पहला सवाल, कितने अनुच्छेद नए जोड़े गए? कौन कौन से जोड़े गए? इनमें से निम्न में से एक नहीं होगा। अब इनमें है, आपको पूछ लेगा सुमेलित करो। 39A में क्या है? समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता। 30A में प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, 43A में है। 43B में क्या है? सहकारी समितियों का गठन। इसी के साथ आपसे पूछ लेगा 48A में क्या है? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। अब देखो दोस्तों, यहां से अगला सवाल जो बनता है, आप कहेंगे सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो 39A, 43A, 43B और 48A। मैं आपसे सवाल, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया? अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया, तो देखो दोस्तों, आपको याद रखना है ये, यानी कि सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा आपका जोड़ा गया था। अर्थात ये भी आपका जो है 42वां संविधान संशोधन, ये भी और ये भी, तीनों आर्टिकल आपके जो हैं ये आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
तो सवाल बन सकता नहीं बन सकता? इसी सवाल को घुमाकर वो पूछ लेगा, निम्न में से कौन से अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए? तब आपको याद रखना है तीनों, यानी कि आप एक अनुच्छेद को याद करोगे तो बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये तो एक बेसिक स्टैटिक जो सवाल हैं जो आपसे सीधे पूछे जाएंगे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, और नवीनतम जो सवाल बनने वाले हैं वो ये वाले हैं। इन 4 अनुच्छेदों से संबंधित सवाल आपसे, आप मान के चलिए, आगामी 1 वर्ष में जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें पूछे जाना स्वाभाविक है। इसका कारण है दोस्तों, संविधान में जब जब भी परिवर्तन होता है तो जो परिवर्तनशील, जो संविधान में परिवर्तन किए गए हैं, सबसे पहले उन्हीं को पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लीजिए, संविधान में जिस भी विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ है वहीं से सवाल बना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इन्हें मिटा देता हूं। आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप जो है अपनी नोटबुक में इनको उतार लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे अनुच्छेदों के संबंध में, अर्थात 36 से लेकर 51 तक इन अनुच्छेदों में क्या लिखा गया है, इन्हें हम किस प्रकार से याद रखना है, किस किस अनुच्छेद का क्या क्या अर्थ है और ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसे काफी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। लेकिन ट्रिक का कोई बेनिफिट नहीं है यदि पहले आप उससे संबंधित पूरी जानकारी नहीं पढ़ लेते। जब तक आपको पूरी जानकारी का ज्ञान नहीं होगा तब तक ट्रिक पढ़ने का मजा भी नहीं आएगा। तो अब हम सीधे बात करते हैं आर्टिकल 36, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद 36 है वो क्या कहता है। 36 कहता है राज्य की परिभाषा। क्या कहता है दोस्तों? राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या होगी? तो अनुच्छेद 36 में यह लिखा गया है कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है, जो राज्य का अर्थ है, वही अनुच्छेद 36 के संदर्भ में लिया जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया, अब हमारा सवाल बनता है कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा है? 2 में। कौन कौन सा? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं। अब जो लोग नए हैं, जिन्होंने अनुच्छेद 12 नहीं पढ़ा, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं पुनः आपको राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होता है, किस किस प्रकार से आता है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, राज्य की परिभाषा में हम बात करें तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि इसमें 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट। पहला, भारत सरकार। उसके साथ में संसद, फिर राज्य सरकार प्लस विधानमंडल, इसी के साथ में हम बात करें स्थानीय प्राधिकारी और नंबर 4 अन्य प्राधिकारी। अब देखो दोस्तों, स्थानीय प्राधिकारी मतलब, देखो आपके सामने आपने देखा होगा, एक तो मुख्य रूप से देखे आप पंचायती राज, और अन्य इसमें कौन सा है? नगरीय सुशासन, जिसको आप कहते हैं नगर पालिकाएं, नगरीय सुशासन, नगरीय शासन, नगर पालिकाएं। ठीक है, तो स्थानीय प्राधिकारी में ये संस्थाएं आती हैं। अन्य प्राधिकारी, देखो दोस्तों,
अन्य प्राधिकारी में सरकार द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं जो सरकार की शक्ति का उपयोग करती हैं। दूसरी चीज, सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली या सरकार से संबंधित सभी संस्थाएं। अब इनका काम क्या है, ये राज्य की परिभाषा के अंदर क्यों आती हैं? देखो दोस्तों, इन सभी संस्थाओं का काम यही है, अगर मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहूं तो जो संस्था नीति निर्माण करती है, कानून निर्माण करती है, नियम विनियम वगैरह बनाती है, वे सभी राज्य के अंतर्गत आती है। भारत सरकार नियम, अधिनियम, एक्ट बनाती है, संसद उन्हें पारित करती है। राष्ट्रपति के द्वारा सीधा भारत सरकार क्या करती है, अध्यादेश जारी करवा सकती है। इसी प्रकार राज्य सरकार भी नियम विनियम बनाती है, ठीक है। विधानमंडल संशोधन हो के आते हैं। स्थानीय प्राधिकारी आपको पता है, पंचायती राज और नगरीय संस्थाएं, ये भी अपने यहाँ पर को जो है अपने जो स्थान जो विशेष है जिसके ऊपर इनका शासन है। जैसे अभी अब नगर निगम मान लो, जयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम, कोटा नगर निगम, तो जिन क्षेत्रों पर नगर निगम है वहाँ पर जो महापौर बैठते हैं, तो हम जब बात करें उस नगर निगम के क्षेत्र में जो नगर निगम है, वो नगर निगम अपने क्षेत्र विशेष में कुछ नियम कानून कायदे बना सकता है कि भाई कई बार आपने देखा हो गर्मियों के टाइम पे कहते हैं कि साहब आपको जो है सप्ताह में 3 दिन ही पानी मिलेगा, तो वो क्या हुआ, नियम बना दिया ना। यानी कि अपने संस्था, अपने कर्मचारियों पर, अपने लोगों पर, अपने अधिकारियों पर, आप जिसके ऊपर भी समझें, जो संस्थाएं नियम कानून कायदे बनाती हैं वे सभी राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं, बशर्ते उनका संबंध किससे होना चाहिए, सरकार से होना चाहिए, गवर्नमेंट से होना चाहिए, ठीक है। आगे चले। अब देखो अन्य प्राधिकारी में जैसे अपन बात करें, आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे आप समझ रहे हैं सरकार द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं, भले ही कोई कंपनी हो सरकारी, भले ही विश्वविद्यालय हो, भले ही कोई स्कूल हो, समझ रहे हैं आप। इसी के साथ जो करों में सहायता प्राप्त करते हैं सभी संस्थान, वे भी इसके अंतर्गत आते हैं, लाइक BCCI, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम बात करें, देखो आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग के प्रावधान न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो वही बात जो मैंने आपको भी बताई थी, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अर्थात इनकी प्रकृति कैसी है, अर्थात ये कैसे हैं, अर्थात ये वाद योग्य हैं, अर्थात ये अवाद योग्य हैं, अर्थात हम इन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इसी भाग में कहा गया है कि आप चुनौती तो नहीं दे सकते, लेकिन जो ये नीति निर्देशक तत्व जिनको हम क्या कहते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं तो वो क्या हैं, शासन में मूलभूत हैं। यानी कि जो शासन व्यवस्था होगी उसके कौन से तत्व हैं, मूलभूत तत्व हैं। तो क्या करेगा राज्य, तो राज्य नीति निर्माण करते समय इनका अनुसरण करेगा, अर्थात इनको लागू करने का प्रयास करेगा। समझ रहे हैं दोस्तों। आर्टिकल 37 यही कहता है कि इस भाग में जिन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, अर्थात भाग 4 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन DPSP अर्थात नीति निर्देशक तत्व शासन के मूलभूत तत्व हैं।
इसलिए राज्य जब भी किसी नीति का निर्माण करेगा तो उस नीति का निर्माण करते समय इन नीति निर्देशक तत्वों का अनुसरण करने का प्रयास करेगा और इन्हें लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है दोस्तों, ओके। अब इसी के आधार पर अब हम आगे बात करेंगे आर्टिकल 38। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 38 कि अनुच्छेद 38 क्या कहता है। अब देखो, अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यानी कि अनुच्छेद 38 कहता है, सीधा ही सवाल पूछ लिया जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए, अर्थात सरकार ऐसे लोक कल्याण के कार्य करे जो सभी के हित में हो। अब लोक कल्याण के कार्य कब पूरे किए जा सकते हैं, इनके लिए किसी चीज की आवश्यकता होगी, कब हम लोक कल्याण के जो कार्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति कर सकते हैं, उसके लिए दो चीजों का होना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सी दो चीजें हैं जो इसी के अंतर्गत बताई गई हैं? आर्टिकल 38(1) इसमें कहा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा, अर्थात सभी लोगों को, जो भारत देश के निवासी हैं, उन सभी के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर न्याय होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य ऐसा प्रावधान करे, ऐसी व्यवस्था स्थापित करे, तभी तो लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। अच्छा, अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, इसकी बात बताई गई है दूसरे में। यहां का क्या कहा गया है कि आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। देखो, यदि इनकम, आय की असमानता जब कम हो जाएगी, दो वर्गों के मध्य में, दो लोगों के मध्य में जो इनकम का डिफरेंस है, यदि वो कम हो जाता है तो आपको पता है आर्थिक न्याय होगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। ठीक है, जैसे मान लो वर्तमान में एक व्यक्ति तो बड़ा ऐशो आराम से रह रहा है और दूसरे व्यक्ति के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, यानी कि वो दाल रोटी भी नहीं खा सकता, तो ये उसके साथ आर्थिक न्याय थोड़ी है, सामाजिक न्याय थोड़ी है। ठीक है, और इसीलिए आय की असमानता का कम करने का प्रयास सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, अगली चीज, बाकी चीजें कैसी होगी? देखो, बाकी यदि मैं बात करूं, प्रतिष्ठा, सुविधाएं व अवसरों की असमानता को समाप्त करके, असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अब देखो दोस्तों, दोनों में एक तो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां तो कहा गया है कि आय का जो डिफरेंस है उसे कम किया जाए, और यहां बताया गया है कि क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। बहुत मेजर चीज है ये, ध्यान रखना। जब सेकंड ग्रेड,
फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम्स होते हैं, बच्चे उनमें पूरी लाइन भी नहीं पढ़ते हैं, उससे पहले आंसर टिक कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होती है और फिर हम कहते हैं हमारा सवाल गलत हो गया। घर आकर भी लोगों से जितते हैं, बहस करते हैं कि नहीं आंसर बिल्कुल सही है, कैसे गलत हो सकता है, आरपीएससी ने आंसर की गलत जारी कर दी। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप सवाल को अच्छे तरीके से पढ़िए और एंड तक पढ़िए। क्या कहना चाह रहा है, आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, ऐसा आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। लेकिन साथ ही जो प्रतिष्ठा, सुविधाएं एवं अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रावधान लिखा हुआ है। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, एक को तो कम करना है और एक को समाप्त करने की बात करता है, और हम यही गच्चा खा जाते हैं। हालांकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में इतने भारी सवाल नहीं आते हैं, घबराए नहीं, अपने को तो इतना याद रखना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसमें है, आर्टिकल अनुच्छेद 38 में। अगला जो सवाल बनता है कि अनुच्छेद 38 में कौन से 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, व्यक्ति कहां पैदा होता है, समाज में, फिर क्या कमाता है, पैसा, फिर क्या जाता है राजनीति में। ठीक है, ट्रिक के रूप में आप याद रखना चाहें तो इसको आप ऐसे रखते हैं, सार, SAR, इस रूप में भी याद रख सकते हैं। बहुत सारी है, आप जैसा मर्जी पढ़े उस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसी के बाद में आगे हम बात करें प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की जो असमानता उसको समाप्त कैसे किया जाएगा। देखो आपने कई बार देखा होगा कि प्रतिष्ठा, गांव का एक सामान्य व्यक्ति और एक पैसे वाला व्यक्ति, दोनों के बीच में प्रतिष्ठा, मान सम्मान में जब भी कहीं जाते हैं फर्क होता है। किस कारण हो रहा है, इनकम के कारण। दूसरी चीज यदि हम बात करें सुविधाएं, देखिए अभी सुविधाओं की बात करें तो जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो कहां जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। जो पैसे वाला व्यक्ति है वो कहां जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो ये क्या है, उनके बीच में सुविधाओं का डिफरेंस है। उनको जो सुविधाएं मिल रही है उसका मेजर डिफरेंस का कारण भी क्या है, इनकम है। लेकिन इसी के साथ यदि सरकारी क्षेत्र में आप बात करें, कोई अधिकारी और आप कर्मचारी हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आप दिखाने जाते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा भी है और आपको बेहतर सुविधाएं भी मिलती है। क्यों, क्योंकि आप किसी पद पर विराजमान हैं। पद पर विराजमान कैसे पहुंचे आप उस पद पर, क्योंकि आपने जो अवसर मिला उस अवसर का आपने बेनिफिट उठाया और आप वहां पहुंच गए। ठीक है, लेकिन यहां यह बात करता है कि अवसर की असमानता को भी समाप्त करना चाहिए, अर्थात सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक समुदाय विशेष को जो है आरक्षण का प्रावधान कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले भर्ती होंगे इस वैकेंसी में, सिर्फ ओबीसी वाले होंगे, सिर्फ एसटी वाले होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व आपको रखना पड़ेगा, जिससे सभी लोगों को समान रूप से अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, मैं समझता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 39 की। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ तत्व। तो आइए हम अनुच्छेद 39 पढ़ते हैं, 39 जिसकी हम बात कर रहे थे। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो 6 इसकी धाराएं हैं। मुख्य रूप से कितनी धाराएं हैं, 6 धाराएं हैं जो हमें याद रखना है और जो हमें पढ़ना है कि राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ तत्व, अर्थात राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करते समय कौन से तत्वों का मुख्य रूप से ध्यान रखेगा और उन्हें लागू करने का प्रयास करेगा। कौन से हैं, देखिए सबसे पहले आर्टिकल 39A, अनुच्छेद 39 की धारा 1 क्या कहती है, कहती है कि स्त्री व पुरुषों को आजीविका के समान
समान संसाधन उपलब्ध हों ठीक है। दूसरा हमारा जो प्रावधान है मुख्य रूप से उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं समुदाय का नियंत्रण हो। उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं समुदाय का नियंत्रण हो। समुदाय का और हमारा जो तीसरा प्रावधान है वो है आय का संकेंद्रण रोकना। हमारा जो चौथा प्रावधान है जो आर्टिकल 39 की धारा 4 क्या कहती है, 4 ये कहता है स्त्री व पुरुषों को समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान ठीक है। इसी के बाद आपका आर्टिकल 39(5) धारा 5 क्या कहती है, धारा 5 कहती है स्त्री पुरुषों व कर्मकारों की शक्ति व स्वास्थ्य देखभाल करना। इसी के साथ इसी में एक और बात बताई गई है, बालकों की सुकुमार अवस्था देखभाल करना। इसी के साथ यदि हम आगे बात करूं आर्टिकल 39(6) सबसे अंतिम अनुच्छेद बात करता है बालकों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से बालकों की शोषण तथा आर्थिक व नैतिक परित्याग रक्षा करना। देखो दोस्तों आपके सामने अब इस आर्टिकल में जो 6 अनुच्छेद 39 में 6 प्रावधान किए गए, 6 धाराएं जोड़ी गई हैं, उनके संबंध में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला चीज स्त्री व पुरुषों को आजीविका के समान संसाधन या समान स्थितियां उपलब्ध करवाना। अर्थात देखो जितनी भी हमारे यहाँ जो संसाधन हैं उन सब में स्त्री व पुरुषों को समान रूप से आजीविका अपना जीवन यापन करने के लिए जो काम है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। अर्थात महिला व पुरुषों को समान रूप से कहीं पर भी कार्य करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कार्य सिर्फ महिलाएं करेंगी या ये कार्य सिर्फ पुरुष करेंगे, यानी कि प्रत्येक कार्य क्षेत्र में हम बात करें तो वहाँ पर महिलाओं व पुरुषों को समान रूप से अधिकार होगा कि वे उस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान कौन करेगा? राज्य ऐसा प्रावधान करेगा। दूसरी चीज उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं समुदाय का नियंत्रण हो। देखो दोस्तों ये क्यों कहा गया कि उत्पादन के जो साधन हैं उन पर सरकार एवं समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। देखो सरकार यानी कि सरकार सदैव अपने नागरिकों के बारे में सोचती है,
समाज भी सदैव अपने लोगों के बारे में सोचता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का उत्पादन के साधनों पर यदि नियंत्रण स्थापित हो गया, किसी परिवार का नियंत्रण स्थापित हो गया, तो वे सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। अर्थात यहां जो ये बात बताई गई है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं समुदाय का नियंत्रण स्थापित हो, वो इसीलिए कही गई है क्योंकि सबका कल्याण इसी में निहित होगा। क्योंकि ये दूसरों के बारे में सोचते हैं और व्यक्ति हमेशा अकेला खुद के बारे में सोचता है, और अगर परिवार है तो वो भी हमेशा स्वयं के बारे में सोचता है। लेकिन समाज अपने लोगों के बारे में सोचता है, देश अपने नागरिकों के बारे में सोचता है। ठीक है। इसी प्रकार आय का संकेंद्रण रोकना, अर्थात इनकम का जो सोर्स है वो ऐसा नहीं है कि इनकम पैसा किसी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे यदि आपको समझाऊं कि आप अभी एक कस्टमर हैं, मान लीजिए एक चैन में यहां आपको बनाता हूं, यहां समझते हम। देखिए आप क्या हैं, कस्टमर हैं, कंज्यूमर। आपने कुछ भी आइटम खरीदा, मान लो एक साबुन खरीदा, हम बात करते हैं साबुन की। साबुन खरीदा, साबुन किससे खरीदा? शॉपकीपर से। शॉपकीपर ने किससे खरीदा? रिटेलर से। रिटेलर ने किससे खरीदा? होलसेलर से। और होलसेलर ने किससे खरीदा? कंपनी से। और कंपनी ने क्या किया? उसको बनाया साहब। कंपनी को बनाने में क्या लगा? कच्चा माल। कच्चा माल कहां से आया? विभिन्न क्षेत्रों से। अर्थात आपने जो पैसा दिया उसका कुछ अंश शॉपकीपर को मिला, बाकी अंश उसने किसको चुकाया? रिटेलर को। रिटेलर ने किसको? होलसेलर को। होलसेलर ने किसको? कंपनी को। और कंपनी ने किसको? जिससे उसने कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा। और कंपनी जो है कंपनी में इसको बनाने वाले मजदूरों पर। यानी कि ये जो इनकम है, ये जो पैसा है, वापस कहां आ गया? मजदूरों के पास। मजदूर वापस कहां गया? कंज्यूमर। मजदूर कौन है? कंज्यूमर। कहां जाएगा? शॉप पर। यानी कि ये जो पैसे का रोटेशन है ये चलता रहे, ये बंद नहीं होना चाहिए। या मैं ये कहूं कि इस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। यदि किसी एक व्यक्ति विशेष का इस पर एकाधिकार हो जाए, मान लो सारा पैसा इकट्ठा होकर कंपनी में आ जाए और कंपनी किसी को पैसा दे ही नहीं, तो ऐसी परिस्थितियों में ये कंपनी यहां पर अपनी मनमानी करेगी। अर्थात जब हमारे यहां पर पूरी पूंजी इस कंपनी के पास इकट्ठी हो जाएगी तो इसका उस क्षेत्र विशेष पर एकाधिकार हो जाएगा और फिर वो अपने मनमाने ढंग से उस क्षेत्र को चलाने का प्रयास करेगा। लाइक जियो, देखिए सामान्य सा उदाहरण है। जियो ने प्रारंभ में मुफ्त सेवाएं दी, हम सब ने बड़ा आनंद लिया, लेकिन उसके पश्चात जियो ने अपने 1 साल 1.5 साल बाद में अपने रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए। फिर उन्होंने यह भी कह दिया किसी अन्य नेटवर्क पर आप कॉल करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। और वर्तमान में अधिकतर लोग जियो के आदी हो गए और हम सब जियो की सिम यूज करते हैं और कहते हैं उतने का ही रिचार्ज हमें कराना पड़ता है, क्योंकि नेटवर्क अच्छा है, स्पीड अच्छी है, तो उसके लिए हमें अब पैसा देना ही पड़ेगा। तो यदि अगर यहां पर दूसरे कंपटीटर जियो के सामने नहीं होते, दूसरी जो कंपनियां हैं, जो हम बात करें आपकी दूर संचार कंपनियां हैं, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ठीक है, आइडिया हो गया, अब इस सेक्टर में इस कंपनी का जियो का एकाधिकार होने के कारण आपको पता है वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ। क्यों? क्योंकि वो इनके सामने खड़ी होने में सक्षम नहीं रही। इसका कारण क्या था? उनके सबसे अधिक कस्टमर टूटे और किस में ज्वाइन हो गए? जियो में। अधिकतर लोगों ने जियो की सिम ले ली, या तो पोर्ट करवा ली या नहीं ले ली। ऐसी सिचुएशन में एक समुदाय, यदि मैं कहूं किसी व्यक्ति विशेष के पास, किसी समुदाय के पास यदि पूरा नियंत्रण हो जाएगा तो वो अपने मनमाने ढंग से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे, जो हमारे लिए उचित नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, मेरा उद्देश्य सरल भाषा में सही चीज आपको समझाने का है।
और यदि आपको मेरे द्वारा समझाई गई प्रत्येक चीज़ समझ में आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट और साथ ही शेयर जरूर करें, क्योंकि यही तो हमारा प्रयास है। प्रत्येक व्यक्ति जो स्टूडेंट है, हम बात करें जो छात्र हैं, भले वो विश्वविद्यालय के हों, भले वो किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले हों, अब इस लॉकडाउन के दौर में घर पर बैठे हुए हैं, उन तक निःशुल्क शिक्षा और सही शिक्षण सामग्री आप तक पहुंचाई जाए, जिससे आगामी एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। क्योंकि कंसेप्ट से समझी हुई चीज़ें आपको एग्जाम में अक्सर में हमेशा याद रहती हैं और आपको सही मार्क्स दिलाती हैं दोस्तों। चलो आइए आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे यहां बताया गया है आपका जो चौथा प्रावधान है, यानी कि धारा 4, जिसकी हम बात करें, स्त्री व पुरुषों को समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान। यहां मतलब ये है किसी एक ही विभाग में एक ही पद पर, यानी कि समान पद पर एक पर महिला एक पर पुरुष कार्य कर रहे हैं और उनके यदि वेतन में भ्रांतियां हैं तो वो इस अनुच्छेद का उल्लंघन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कौन कहता है? आर्टिकल 39(4). लेकिन हम इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था आर्टिकल 37 कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि स्त्री व पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। और वर्तमान में आप देखते हैं कि यदि आप महिला या पुरुष हैं, यदि आप राजस्थान पुलिस में भर्ती होते हैं तो दोनों को समान वेतन मिलता है। रीट जो आपका एग्जाम है, टीचर बनते हैं तब भी, सेकंड ग्रेड में तब भी, फर्स्ट ग्रेड में तब भी, आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तब भी, आरएस अधिकारी बनते हैं तब भी। वर्तमान में ये प्रावधान आपका सभी विभागों में लागू है, ठीक है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जब आप खुद सरकारी सेवाओं में चयनित हो जाएंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि आपके समान ही जो आपके अन्य साथी हैं या आपके साथ में जो अन्य महिलाएं हैं, जो आपकी मित्र हैं, उन सब की वेतन समान होगी, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करें स्त्री पुरुषों व कर्मकारों की शक्ति व स्वास्थ्य की देखभाल करना। मतलब देखो यहां बात की गई है स्त्री पुरुष व कर्मकार, यानी कि मजदूर के रूप में जब महिला पुरुष या काम करते हैं या मजदूर जो होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला कोई काम वो ऐसा नहीं करें। राज्य इस बात का ध्यान रखे कि वो जहां पर भी काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उनकी शक्ति की हानि नहीं होनी चाहिए, शक्ति का ह्रास नहीं होना चाहिए और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करें बालकों की सुकुमार अवस्था की देखरेख करना। अर्थात बच्चे भी किसी ऐसे काम में नहीं लग जाएं जिससे उनकी जो अवस्था है, उनकी जो हम कहें उनका जो कहते हैं विकास जो है वो किसी प्रकार से बाधित नहीं होना चाहिए। इसी में अभी हाल ये बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया छठा प्रावधान बालकों की शोषण तथा आर्थिक तथा नैतिक परित्याग से रक्षा करना। देखो दोस्तों, बच्चों के साथ वर्तमान में क्या होता है? शोषण होता है, उनको टॉर्चर किया जाता है किसी बात को लेकर, ठीक है। दूसरी चीज आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से आपको काम, मतलब जैसे मान लो किसी का परिवार इतना साधन संपन्न नहीं है तो बच्चों से क्या करवाया जाता है? मजदूरी करवाई जाती है, समझ रहे हैं आप। तीसरी चीज नैतिक रूप से। अब नैतिक रूप से कैसा है कि जैसे मान लो किसी हम बात करें जो बच्चा है वो किसी गरीब परिवार से है तो हम क्या कहते हैं? चलो दूर, मतलब इस तरह की हीन भावना रखना। उस बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं हो, यानी कि उसको भी विद्यालय में जाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों, उसको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको खाना मिलना चाहिए। इस प्रकार की सारी सुविधाएं राज्य द्वारा की जानी चाहिए, जिससे प्रत्येक बच्चे का ना तो शोषण होगा, ना उसका आर्थिक शोषण होगा और ना ही उसका नैतिक होगा, यानी कि कोई उसका नैतिक परित्याग, यानी कि नैतिक रूप से कोई उसका त्याग नहीं करेगा दोस्तों। इसी के साथ अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 40, 41, 42 अभी हम बात करेंगे, उनके ऊपर चर्चा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखो अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, ठीक है। अनुच्छेद 43 कहता है
कर्मकारों के लिए मजदूरी निर्वाह, और आपका आर्टिकल 31 कहता है प्रबंध में भागीदारी मजदूरों की, और आपका 43 बी कहता है आपका सहकारी समितियों की स्थापना, और आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क जो है हम बात करें शिक्षा के प्रावधान इसमें किया गया है, उनके लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसके विकास के संदर्भ में बात की गई है। आर्टिकल जो आपका 46 है अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए राज्य कल्याण की व्यवस्था करेगा, उसमें शिक्षा भी शामिल है। आर्टिकल 47 आपने अभी पढ़ा ही सही, पौष्टिकाहार वाला। इसके बाद में आर्टिकल 48 आपने पढ़ा, हमने बात की पशुपालन एवं संगठन। इसके बाद में हम बात करेंगे अभी आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण या रक्षा करना। इसके बाद में हम बात करेंगे आपका आर्टिकल 49 आपका जो है राज्य का कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का क्या करेगा, संरक्षण करेगा। उसकी बाध्यता के बारे में हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50वां जो है आपका न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण होगा दोस्तों, और अनुच्छेद 51 आपका जो है वो हमारी विदेश नीति से संबंधित है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग में अभिवृद्धि। तो इन सब के ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए एक एक के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। अर्थात हमारे संविधान में कहा गया था कि हमारे यहां पर ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए और उन्हें स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, और इसे मूर्त रूप दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संसद द्वारा पारित करने के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं आपका आर्टिकल 41। यहां लिखा हुआ है कुछ दशाओं में। पहला तो बताया गया काम, नंबर 2 शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अब देखो कुछ दशाओं में, यानी कि एक व्यक्ति को हमेशा उसके साथ ऐसी कुछ दशाएं डेवलप हो जाएं कि उसके कारण उसे काम भी मिलना चाहिए, शिक्षा भी मिलनी चाहिए और लोक सहायता भी मिलनी चाहिए। कुछ दशाएं कौन सी दशाएं? ऐसी दशाओं में जब व्यक्ति बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, तो वो क्या करेगा? जीवन यापन करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो काम चाहिए, क्योंकि खाना खाना एक बेसिक दैनिक क्रिया है, सुबह शाम हमें खाना चाहिए, जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो 5-7 दिन में हमारी मौत हो सकती है। तो इस कारण सबसे जरूरी जो चीज है वो क्या है? खाना। और खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तभी तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा उसी से हम भोजन सामग्री खरीद पाएंगे। तो उसके लिए कुछ दशाओं में काम। अब आप एक इमेजिन कीजिए कुछ दशाओं में काम, अर्थात देखो वर्तमान में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देता हूं। वर्तमान में मनरेगा नाम की योजना चल रही है, भारत सरकार के द्वारा ये योजना संचालित है। पंचायती राज और जिला परिषद के माध्यम से इसका जो सफलतापूर्वक संचालन और किया जा रहा है। अभी जो कोरोना संक्रमण काल है, कोविड-19 का जो चल रहा है, इस सिचुएशन में भी मनरेगा चालू है। यानी कि कुछ दशाओं में काम क्या दिया जा रहा है? काम दिया जा रहा है कि कुछ नहीं है कोई बात नहीं है, मनरेगा के तहत आप काम करो, न्यूनतम मजदूरी पाओ। प्रारंभ में 100 दिन का रोजगार था, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाया, फिर 150 किया, फिर 169 किया, अभी 200, फिर वापस कम ज़्यादा, यानी कि इसमें दिनों में वृद्धि कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात क्या है कि कुछ दशाओं में क्या मिल रहा है? हमें काम मिल रहा है। अब शिक्षा, आप कहेंगे साहब शिक्षा तो हमने पढ़ लिया, अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाएंगे। अब मतलब
देखो फिर इस शब्द की तरफ जाइए आप, कुछ दशाओं में, अर्थात अब मान लो कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो गया, व्यक्ति जो है बुजुर्ग हो गए, अब वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो इसी अनुच्छेद के अनुसरण करते हुए चलाए जाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अर्थात जो बुजुर्ग महिला व पुरुष होते हैं उनके लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कई बार एग्जामिनर क्या होता है, जैसे सीडीएस की बात करें आप या किसी सीटेट का पेपर दे, तो वहां ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाए जाते हैं, और वहां पे आपके सामने 3-4 अनुच्छेद होंगे, तो आपको याद रखना कुछ दशाओं में, यानी कि आर्टिकल 41, इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी जो है थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप राजस्थान पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं, यदि आपको संविधान और कानूनी धाराओं का ज्ञान नहीं है तो फिर आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके लिए, सबसे बेसिक चीज है। सवाल आए नहीं आए बात की बात है, लेकिन आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। देखिए, लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता कुछ दशाओं में मैं आपको बताऊं, देखो लोक सहायता का अर्थात है, अगर मैं आपको उस आम भाषा में कह दूं तो बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रकार की वर्तमान में पेंशन मिलती है, मिलती नहीं मिलती। गांव में जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलती है, भारत सरकार की तरफ से मिलती है, राज्य सरकार की तरफ से मिलती है, किसी भी सरकार की तरफ से उनकी पेंशन का प्रबंध किया जाता है। 60 साल के लिए अलग है, 75 साल के लिए अलग है। तो वर्तमान में ये जो पेंशन, अब इसमें भी आप देखते हैं बहुत सारी श्रेणियां हैं, विधवा हो गई, विकलांग, दिव्यांग जिन्हें आप कहते हैं, बुजुर्ग हो गए, और भी अन्य प्रकार की जो आपकी जो यहाँ श्रेणियां हैं वो इस संदर्भ में बनाई गई है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 42, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता ठीक है, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता। देखिए दोस्तों, यहां हम यदि बात करें तो आप देखो, काम की न्याय संगत, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति विशेष किसी स्थान पर काम करता है तो उसके अनुसार न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाए कि वो वहां पर काम ही नहीं कर पाए। ठीक है, न्याय संगत, उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि हाँ यार ठीक है, मेरे काम करने लायक जगह है, मैं आराम से काम कर सकता हूं। ठीक है, दूसरी चीज मानवोचित दशाएं, यानी कि अब दूसरी चीज उसके हिसाब से इन्वायरमेंट, जिसकी हम बात करें भौतिक सुख सुविधाएं, ये तो कौन सी हैं? यदि हम ये की कौन सी वाली, ये तो जो है हम बात करें नेचुरल भी बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं प्राकृतिक भी हो सकती हैं। ठीक है, और यहां पर मानवोचित दशाएं, ये तो प्राकृतिक होंगी, ये कैसी होंगी? मानवोचित। मानव यानी कि एक तो व्यंग करना, मान लीजिए कोई महिला है तो उसको कैसा लगना चाहिए? उसको कंफर्टेबल लगना चाहिए वहां काम कर रही है। तो ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल हीटर के पास उनको, मान ली किसी कंपनी में कुछ वो बॉयलर वगैरह बन रहा है, मतलब किसी कुछ प्रोडक्ट बनाने का है और इतना हीटिंग हो रही है और वहीं आपने उनका चैम्बर बना दिया, वो मतलब बैठ भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। कोई भी व्यक्ति विशेष है, हीटिंग हो रही है बुरी तरीके से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि उस व्यक्ति के अनुसार जितना वो तापमान सहन कर सकता है उसी सीमा तक, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कहता है। मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, यानी कि मानव के अनुकूल होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ यह प्रावधान करता है प्रसूति सहायता, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल्स में जब भी डिलीवरी होती है तो जो उसके माता पिता जो होते हैं उनको 2500 रुपये मिलते हैं, और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा विशेष तौर से 5 किलो घी भी दिया जाता है। ठीक है, कुछ योजनाएं अलग चल रही हैं। तो सरकार के द्वारा जब जच्चा और बच्चा स्वस्थ रूप से जन्म ले लेते हैं, उसके पश्चात जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं?
प्रसूति सहायता के नाम से हम जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 42 में है। इसी के बाद हम बात करें आर्टिकल 43। आप बात कर लो मजदूरों या लिख लो कर्मकारों, मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी। इसका मतलब क्या है, देखो कर्मकारों यानी कि कोई भी काम करने वाला हो, तो मुख्य रूप से कोई भी स्त्री पुरुष मजदूर हो तो उसके लिए एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने सुबह किसी व्यक्ति को लगाया और रात को जो है 12 बजे तक आप उससे काम करवा रहे हो और उसको उसके बदले में आप कुछ पेमेंट भी नहीं कर रहे, ये गलत बात है। इस पर रोक लगाने की बात कौन कहता है, आर्टिकल 43 कहता है। यह कहता है कि काम के घंटे निश्चित करो और उसके लिए न्यूनतम वेतन का प्रावधान करो। तो कंपनी अधिनियम के तहत वर्तमान में यदि हम बात करें तो न्यूनतम 8 घंटे कार्य करने का प्रावधान है और उसके बदले 350 रुपए आपको मिलते हैं। वर्तमान में अगर सरकार ने बढ़ा दिया हो तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन 350 रुपए उस 8 घंटे के बदले न्यूनतम मजदूरी है। यदि आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वहां पर 350 रुपए 8 घंटे के अनुसार आपको मिलेंगे, और यदि आपने 8 घंटे से अधिक काम किया तो आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। और जिनके माता पिता, अभिभावक, जिनके रिश्तेदार इस तरह की कंपनियों में काम करते हैं उनको मेरी बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी, और यदि नहीं तो आसपास में यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उससे आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि क्या उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है या नहीं है। इससे मेरी बात की सत्यता भी प्रमाणित हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चों के मन में डाउट बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ भी पढ़ेंगे उससे पहले 100 डाउट उनके मन में आएंगे, बाद में वो उस डाउट के चक्कर में जो बात उन्हें जो पढ़नी होती है, समझनी होती है, वो तो भूल ही जाते हैं। तो आप अपने उद्देश्य पे ध्यान रखें कि हमें हमारा सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा करना है, अन्यत्र स्थानों पर भटके नहीं, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं, देखो आर्टिकल 43A, मजदूरों की प्रबंध में भागीदारी। मतलब देखो, यदि कंपनी को किसी प्रकार का अधिक प्रॉफिट होता है तो उस सिचुएशन में कंपनी अपने मजदूरों को भी प्रबंध में भागीदारी प्रदान करेगी। अर्थात कंपनी को यदि बहुत मुनाफा हो रहा है तो उस मुनाफे का कुछ शेयर अपने मजदूरों में भी वो क्या करेगी, वितरण करेगी, क्योंकि उस कंपनी को उस प्रॉफिट पर ले जाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, उस कंपनी में काम करने वाले मजदूरों का है। और यह प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 43B, जो कहता है सहकारी समितियों की स्थापना करना। सहकारी समितियों की स्थापना। सहकारी समितियां, और ये बहुत ही चर्चित ये रहती है। जब भी किसानों की बात होती है सहकारी समितियां चर्चित हो जाती हैं, कर्जा माफ होने की बात होती है सहकारी समितियां चर्चित हो जाती है। देखो दोस्तों, चर्चा में रहने का कारण मैं आपको बताता हूं। सरकार कहती है हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सुनना, तब उसके बाद रोज रोज न्यूज़पेपर में हेडिंग आती है इस सरकार ने कुछ नहीं किया, उस सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर कहती है सरकार ने कुछ कर्जा माफ किया लेकिन इसका फायदा अधिकतर किसानों को नहीं मिला। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जब भी सरकार कर्जा माफ करती है तो वो कर्जा सहकारी समितियों के माध्यम से जिन लोगों ने, जिन किसानों ने ले रखा है उन्हीं का कर्जा माफ होता है। अर्थात यानी कि आपको पता है आपने भूमि पर जो लोन ले रखा है वो या तो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से ले रखा है, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आपके जितने भी बैंक हैं आपने उन बैंकों से ले रखा है।
आप ना तो आपने किसी ग्रामीण भूमि बैंक से बैंक लोन ले रखा है। यदि आपने किसी ग्रामीण भूमि बैंक से लोन ले रखा है तब भी आपका लोन माफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि आपने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लिया है, उस लोन को सरकार कभी भी माफ नहीं करती है, उसमें डिडक्शन नहीं देती है। सरकार हमेशा कहती है हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और वो अपने वादे को पूरा भी बताती है। वो इसी आधार पर बताती है, उसने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से जितने किसानों ने कर्जा ले रखा था हमने उन सब का कर्जा माफ कर दिया। तो या अब सहकारी समितियां, देखो दोस्तों, हमारे गांव में जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो अच्छे से समझते हैं, जो शहरी क्षेत्र से उन्हें मैं बता देता हूं। देखो हमारे यहाँ जिस सिटी के अंदर यदि आप बात करें तो महिलाओं का कुछ समूह होता है, ठीक है, एक कम्युनिटी होती है, उसके द्वारा एक समिति बनाई जाती है। उस समिति के माध्यम से जो भी उनके पास पैसा होता है बारी बारी से सबको यूज करने के लिए दिया जाता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंजेस है। एक कमेटी होती है, एक समिति होती है, उस समिति में हम बात करें आसपास के किसान इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। सदस्य बनने का सिंपल सा एक तरीका है, आपका डॉक्यूमेंटेशन कुछ चाहिए और इसके बदले में कुछ धरोहर राशि, यानी कि कुछ छोटा मोटा अमाउंट, आपको कुछ थोड़े छोटे मोटे पैसे आपको यहाँ जमा कराने पड़ते हैं और आप उस सहकारी समिति के संबंधित गांव से आप उसके सदस्य बन जाते हैं। सदस्य बनने के पश्चात आप यहाँ से व्यक्तिगत तौर पर भी 50,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। अब जब सरकार कर्जा माफ करती है तो आपके द्वारा लिया गया लोन इसी से माफ होता है। और यहां पर यहां जो सरकार ने प्रावधान कर रखे हैं वो ऐसा कर रखा है, यदि आपने 6 महीने के अंदर आपने वापस पूरा पैसा जमा करा दिया और वापस 2 या 5-10 दिन बाद वापस वो पैसा आपने उठाया तो आपको यहां पर 0% इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपको यहां पर इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। लेकिन यदि आपने समय पर पैसा जमा नहीं करवाया तो आपसे इंटरेस्ट अधिक वसूला जाता है फिर, ठीक है। जो उनकी सीमा होती है, उनके जो नियम रूल्स होते हैं, वर्तमान में इनके जो रूल्स रेगुलेशंस इनके चेंजेज होते रहते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन मेरा उद्देश्य था आपको समझाने का। आपको समझ में आया सहकारी समितियां क्या हैं और इनकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। यानी कि किसानों को छोटे मोटे जितने भी लोन हैं वो उपलब्ध कराना। 50,000 रुपये तक के लोन जो है सहकारी समितियां उपलब्ध करवाती हैं। हालांकि इसकी सीमा में समय समय पर कमी या बढ़ोतरी की जाती है, ठीक है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये क्या है भाई? देखो, भारत देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। मतलब इस अनुच्छेद का एक साधारण सा मतलब है जो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ यही कहना चाहता है कि यदि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होती है तब भारत में निवास करने वाले किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, सब कानून की नजर में एक समान है। अर्थात सरकार यदि कोई कानून बनाएगी तो वो सभी धर्म, सभी समुदाय, सब पर एक समान लागू होगा। फिर उसका निर्धारण धार्मिक आधार पर नहीं होगा, ये याद रखना। वर्तमान में जैसे हिंदुओं में एकल विवाह का प्रचलन है, अर्थात सरकार से अनुमति प्राप्त है कि जो हिंदू हैं वो केवल एक विवाह कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिमों में आप 3 विवाह तक कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपका धर्म इसकी इजाजत देता है। लेकिन यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है तो उसके पश्चात जो भी कानून बनेगा वो सबके लिए एक समान। अगर एक विवाह का प्रचलन है तो सभी एक ही करेंगे, 2 का है तो 2 कर सकते हैं, 3 का होगा तो 3 कर सकते हैं। और वहां कह दिया कि डिवोर्स के बाद में विवाह नहीं होगा तो मतलब कोई भी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। सामान्य रूप से मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि एक कानून और एक देश, एक देश एक कानून सभी के लिए समान होगा, ठीक है। और बीजेपी जब भी हमेशा बीजेपी अपना जो मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र होता है चुनावों के दौरान जो उनके द्वारा जारी किया जाता है, उसमें हमेशा समान नागरिक संहिता को प्रत्येक साल शामिल करती है। वो कहती है जब भी हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी तब हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। देखो आगे हम बात करें, अच्छा, समान नागरिक संहिता वाला एकमात्र राज्य कौन सा है?
देखो दोस्तों, हमारा भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 45। देखो इसको पहले मैं मिटा देता हूं ताकि अपना जो अनुच्छेद 45, 46, 47, 48 अपन जो है सभी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक हमने आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 हमने पढ़ा, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। आर्टिकल 38 लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा, 39 राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ तत्व, 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता, 43 मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी, 43A हमने बात की प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, 43B सहकारी समितियों का गठन, और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता रिवीजन हो गया हाथों हाथ। अब चलिए आपका आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु वाले सभी बालकों की प्रारंभिक बाल अवस्था की देखरेख करना, बाल्यावस्था कह दो आप, बाल अवस्था कह दो, बाल्यावस्था की देखरेख करना, ठीक है, तथा शिक्षा का प्रावधान करना। ये किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है कि राज्य 6 से कम आयु वाले सभी बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख करे और साथ ही में उनको क्या करे? शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, देखो दोस्तों, 6 से कम वर्ष, यदि हम बात करें 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए क्या करता है? आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है, आप देखते आंगनबाड़ी, नंदघर, देखते हैं नहीं देखते? यानी कि इनकी स्थापना इसीलिए की जाती है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका विकास हो सके, उनका देखरेख किया जा सके, उनको आयरन की, कैल्शियम की गोलियां दी जाती है ताकि वो कुपोषण के शिकार ना हो। ठीक है, उनके लिए पोषाहार की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, वहीं पर कुछ खाने पीने का छोटा मोटा जो आइटम होता है, हर साल सरकार करोड़ों रुपए इस कार्यक्रम पर खर्च करती है। साथ ही आपने वहां देखा होगा आंगनबाड़ी केंद्र पर बहुत सारी जो चित्रकारी बनाई जाती है जिसके माध्यम से छोटों बच्चों को जो है सिखाया जाता है, देखो बेटा एप्पल, बॉल, काऊ, ठीक है, इस प्रकार से उनको बताए। तो यहाँ क्या है, उनकी जो शिक्षा है उसके बारे में प्रावधान किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो शिक्षा का प्रावधान है ये मूल संविधान में नहीं था, ये आपका बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं आर्टिकल 46। देखो काफी समय हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम बात करें अनुच्छेद 46। अब यहां अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति यानी कि ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा व अर्थ संबंधी अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य। राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा व अर्थ संबंधी अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या है?
इसका अर्थ ये है दोस्तों, वर्तमान में ये जब आपको EWS जो आपका जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन मिला है, तब से ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। क्योंकि 1990 जो हम बात करें 3 में 2 में हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का आरक्षण पहले भी प्रदान किया गया था, जिसे असंवैधानिक करार दे दिया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे पुनः संविधान में शामिल किया और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था दोस्तों, देखो, ये अनुच्छेद काफी विस्तृत रूप से कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए, तो पहली बात तो आप देखो SC और ST, आप सभी को पता है वर्तमान में इनके लिए आरक्षण का प्रावधान है कि नहीं है भाई। हमने मूल अधिकारों में बात की थी, मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15(4) सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और 15(5) उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण था कि नहीं था। इसी के साथ सरकारी नौकरियों में यदि आपने बात की तो अनुच्छेद 16(4) अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। मूल अधिकारों में फंडामेंटल राइट्स में हमने बात की थी। लेकिन यहां पे एक और कैटेगरी है, अन्य दुर्बल वर्ग, यानी कि जो पिछड़े हैं वर्ग हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के अतिरिक्त भी कुछ वर्ग, कुछ जो हम बात करें जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, उनमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं। लेकिन हमने बात की OBC को तो पहले से आरक्षण था, बचा कौन? यानी कि जनरल कैटेगरी में कुछ ऐसे लोग बच गए जिनका जो धीरे धीरे हम बात करें उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया, या हम बात करें वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए, या हम बात करें वो आर्थिक रूप से पीछे रह गए, अर्थात उनके पास वर्तमान में ऐसे संसाधन नहीं हैं कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। देखो, किसी कास्ट के अंतर्गत आना और उसकी लाइफस्टाइल में निर्धारण करना ये उचित नहीं है। वर्तमान में यदि हम बात करें, कई समुदाय ऐसे हैं जिनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, लेकिन उसी समुदाय में कुछ वर्ग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हम बात करें जिनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, यानी कि उनको रात को भूखा सोना पड़ता है। तो जनरल कैटेगरी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पास इतना धन संपन्न वैभव संपत्ति नहीं है। तो इसी कारण जो हम बात करें जो दुर्बल है वर्ग हैं, वो कौन से? जो जनरल कैटेगरी वाले, उनको इसी शब्द का आधार बनाकर आपका जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब 10% का आरक्षण प्रावधान देखो, शिक्षा के क्षेत्र में किया तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 15(6) जोड़ा। कौन सा जोड़ा? 15(6). ठीक है। यदि हम बात करें इसके बाद में आपका जो है सरकारी सेवाओं में हम बात करें तो कौन सा जोड़ा? 16(6). यानी कि हम बात करें अर्थ यानी कि रुपया पैसा कब मिलेगा? जब आपको सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिलेगा। सरकारी सेवाओं में जब आपकी नौकरी लगेगी तभी तो आपके पास पैसे की इनकम होगी ना। ठीक है। यानी कि जिस प्रकार अन्य जो आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं वो भी इस प्रकार किया गया है। तो 16(6) में आपके यहाँ क्या है? आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है। तो आपको यहाँ याद रखना, जनरल कैटेगरी के लिए 15(6). आप इसके लिए मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वीडियो मैंने बनाया वो आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसको कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था, इसलिए यहाँ आपके बात जो आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करें अनुच्छेद 47। देखो, अनुच्छेद 47 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि ये बात करता है पोषाहार व जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। मादक पदार्थों व हानिकारक औषधि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है। इसमें मैंने इतनी सारी चीज बोली, लेकिन मैं आपको पूरी बोर्ड पर जो है नहीं लिखवाऊंगा, आप सुनकर लिख लीजिए। पोषाहार व जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, क्योंकि इस समय सीमा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर ये कक्षा काफ़ी लंबी हो जाएगी। पोषाहार व जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, इसका प्रयास करेगा एक तो राज्य। दूसरा क्या है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक तो मादक पदार्थ, और इसी के साथ हम बात करें मादक पदार्थों के साथ हानिकारक औषधि। अब देखो, मादक पदार्थ अर्थात जो भी आप लिक्विड के तौर पे काम में लेते हैं, जैसे शराब हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। हानिकारक औषधि देखो, अफीम।
अफीम औषधि का काम भी करती है, दवाई निर्माण वगैरह उससे होता है, लेकिन यदि उसकी अधिक सीमा के कारण, सेवन के कारण मौत भी हो सकती है और उसका सेवन करना भी कानूनन अपराध है। समझ गए? यदि किसी व्यक्ति के पास अफीम पाई जाती है तो उसके खिलाफ सीधा मुकदमा दर्ज होता है और ऐसे केसों में जो हम बात करें, जो स्पेशली जो इस प्रकार के केस होते हैं, उसमें जमानत का प्रावधान भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, शराब वगैरह में कई बार जमानत हो जाती है, लेकिन जो आपका अफीम, गांजा वगैरह है, इनमें इतने कठोर प्रावधान किए गए हैं, यदि किसी व्यक्ति विशेष के पास ये पकड़ी जाती है तो उसे जमानत नहीं होती है, उसे सीधे सजा का प्रावधान होता है, पर्याप्त सबूत यदि पुलिस के पास हो तो। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, देखो आर्टिकल 47 आपके समझ में आया होगा। इन पर क्या करेगा राज्य? रोक लगाने का प्रयास करेगा, इनकी बिक्री पर और इनके ऊपर क्या करेगा? रोक लगाने का प्रयास करेगा। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं, हम सीधा आर्टिकल 48 की बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अब अनुच्छेद 48 कहता है पशुपालन संगठन, आर्टिकल 48, कृषि व पशुपालन संगठन। देखो, कृषि व पशुपालन संगठन अर्थात देखो, कृषि और पशुपालन से संबंधित नवीनतम किस्में जो है खोजने का प्रयास करेगा राज्य। नवीनतम किस्में अर्थात हम जिसे कहते हैं संकर प्रजाति विकसित करने का प्रयास करेगा, जिससे ये आगामी काफी लंबे समय तक बनी रह सके। ठीक है, इसी के साथ इसी में प्रावधान किया गया है आपका, आपने अगर कई बार पढ़ा हो कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाएगा राज्य। तो केवल गो हत्या पर नहीं है दोस्तों, देखो कुछ किताब जो है, कुछ लोग इसका मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। यहां पर जो चीजें बताई गई आप उनका ध्यान रखें। बछड़ों व गो हत्या, सुनना, बछड़ों व गायों व अन्य दुधारू पशुओं, यानी कि जो भी दूध देने वाले हैं, पहले बछड़ों व गायों का तो उल्लेख किया ही है, साथ में अन्य दुधारू जितने भी दूध देने वाले पशु हैं उन सभी का पहली बात तो क्या होगा? संरक्षण करेगा, और साथ में क्या करेगा? हम बात करें हत्या पर निषेध करेगा। यानी कि वो इस बात का प्रावधान करेगा कि गो हत्या पर निषेध होगी, बछड़ों की हत्या पर निषेध होगी, और दुधारू पशुओं की हत्या पर भी क्या होगा? निषेध होगा। अर्थात इन जो आपके सामने जो जानवर बताए गए हैं, इनकी हत्या पर जो रोक लगाने का काम कौन करेगा? राज्य के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गो हत्या पर प्रतिबंध का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तब आपको याद रखना आर्टिकल 48 इस बात का प्रावधान करता है। लेकिन अब ये सवाल थोड़ा बदल के आने वाला है, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, पहले पूछा जा चुका है, अब ये पूछा जाएगा। तो वहां आपके सामने ऑप्शन में होंगे कि आर्टिकल 48 निम्न में से किसकी हत्या पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है? पहला ऑप्शन होगा गो हत्या, नंबर 2 बछड़ों की हत्या, नंबर 3 दुधारू पशुओं की हत्या, उपरोक्त सभी। अब आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, आप फुल कंफ्यूजन में हो गए। अब आप कंफ्यूज होना ही होना है। इसका कारण क्योंकि आपने पूरी चीज नहीं पढ़ी। देखो, इसलिए कहता हूं ज्ञान हमेशा पूरा लेना चाहिए। जो चीज जिस वे में संविधान में लिखी गई है उसको थोड़ा समझने का आप प्रयास करें। इतना कठिन, इतना जटिल नहीं है जितना आप डरते हैं। संविधान तो एक ऐसी विषय वस्तु है जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अब ये सारी चीजें आपकी जिंदगी के सामने तो है, गाय बछड़े दुधारू पशु सब घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जनरल, हमारी जो जिंदगी का पार्ट है। प्रत्येक विषय वस्तु जो हम पढ़ेंगे वो हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ ऑफ पार्ट में, बर्थ से लेकर लाइफ का एंड होने तक संविधान से संबंधित कहीं ना कहीं या तो हमने देखी होगी या हम उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उससे संबंध रखते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। आगे हम बात करें आर्टिकल 48A। ये क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण। देखो दोस्तों, ये कैपिटल ए है, याद रखना, इसका मतलब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अनुच्छेद है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की
रक्षा करना किसका कर्तव्य होगा? रक्षा करने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, उसका संवर्धन करे, अर्थात पर्यावरण को संरक्षित करे, बचाए कि परिवार जो हमारा वर्तमान में जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो जंगल हैं उनका नुकसान ना हो, उसमें क्या किया जाए? संवर्धन। अर्थात जैसे दिल्ली में वर्तमान में आपको हालात पता हैं कि अभी कोविड-19 के कारण तो काफ़ी अच्छी हवा जो हमारी काफ़ी शुद्ध हो गई है। हालांकि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में से वर्तमान में हमारा एक है, और इसका कारण यही है कि वहाँ पर जो है पेड़ पौधे वगैरह बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, जिस कारण, और पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, घनत्व वहाँ की आबादी का ज़्यादा है, आबादी बहुत, जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है, तो जनघनत्व अधिक होने के कारण जो है वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है। इस कारण वहाँ का जो इन्वायरमेंट साफ नहीं है। तो सरकार ने कहा कि आप पर्यावरण का संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें, साथ ही हम बात करें वन तथा वन्य जीवों की क्या करें? रक्षा करने के लिए भी ये दायित्व किसको सौंपा गया है? राज्य को सौंपा गया है। ठीक है। इसी के बाद हम बात करें आपका आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राज्य राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं की राज्य राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना बाध्यता होगी। अर्थात हम बात करें राज्य की राष्ट्रीय महत्व के जितने भी हमारे जो हैं स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुओं का संरक्षण करने की क्या है? बाध्यता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हमारे इस पूरे संविधान में केवल एक ही बार ये हम बात करें, इस भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में केवल एक ही जगह कहा गया है कि राज्य की क्या होगी? बाध्यता होगी। ये याद रखने योग्य है। आपसे वो सीधा पूछ लेगा कि किस अनुच्छेद में राज्य को बाध्यता का प्रावधान किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में डायरेक्ट, कुछ भी आगे पीछे लिखा हुआ नहीं होगा। तब आपको याद रखना आर्टिकल 49। इसी के साथ आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से किसके संदर्भ में राज्य की बाध्यता का प्रावधान है? वो आपसे पूछ लेगा कृषि एवं पशुपालन संगठन, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, राष्ट्रीय महत्व की स्थानों का संरक्षण, इसी के साथ में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अभी तक मैं कह सकता हूं 99.99% लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता था। इसका कारण आपने पूरा पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे द्वारा जो कक्षाएं हैं वो निरंतर जारी हैं, आप इन्हें पढ़ते रहें और इनका लाभ लेते रहें। इसी प्रकार अनुच्छेद 50 हम बात करें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। इसी के बाद में हम बात करें अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति व अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग की अभिवृद्धि। देखो दोस्तों, यहां जो पढ़ने वाली चीज है, देखो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से स्वतंत्र रखा जाए, अलग किया जाए। क्यों? देखो एक बात याद रखना, ब्यूरोक्रेसी का कभी भी न्यायपालिका पर अधिकार नहीं होना चाहिए। अर्थात
आप हमेशा याद रखें, यदि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर पाएगी, निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाएगी। यदि वो कार्यपालिका से बंधी हुई होगी, प्रेशर में होगी, तो वो कभी भी जो इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र रूप से निर्णय देती है, वर्तमान में अपनी एक बेबाक राय सामने रखती है, यदि कार्यपालिका कुछ गलत करती है तो न्यायपालिका तुरंत प्रभाव से टोक देती है। यदि व्यवस्थापिका द्वारा किसी प्रकार कोई गलत कानून बनाया गया तो उसे अवैध ठहरा देता है। ऐसा प्रावधान तभी संभव है, ऐसा करना, जब न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, और वर्तमान में हमारी न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें, देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग की अभिवृद्धि, अर्थात देखो हमारी जो विदेश नीति है, इसका अर्थ यही है कि हमारी जो विदेश नीति है वो किस पर, कौन से अनुच्छेद पर निर्भर करेगी? हमारी जो विदेश नीति है वो आपकी अनुच्छेद 51 पर निर्भर करेगी। यानी कि इसके संदर्भ में एक दोहा भी है, वसुम वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा। इसका मतलब संपूर्ण जो है संसार हमारा परिवार है, उसी का अनुसरण करते हुए हमारी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग की भावना रखी गई है, विदेश नीति का निर्माण करते हुए दोस्तों। तो ये आपके भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के मौलिक अधिकार समाप्त हो गए। देखो दोस्तों, बिल्कुल मैं आपके लिए इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मेरे पास है, लेकिन मैं ट्रिक्स का चाह रहा हूँ एक वीडियो अलग से बनाऊँ। जिसको ट्रिक्स पढ़नी है वो सिर्फ ट्रिक्स पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको संपूर्ण विवरण पढ़ना है वो यहाँ पर पूरा एक एक बात वीडियो के माध्यम से, हमारी क्लास के माध्यम से अच्छे से समझ सके। आपकी ये जो कक्षाएं लाइव, जो हमारे जो आपकी जो कक्षाएं चल रही हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये सीकर से चल रही है अभी। ठीक है, तो कुछ लोगों का पूछना था सर कहाँ से पढ़ा रहे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी कक्षाएं वर्तमान में सीकर से चल रही हैं। और मेरे जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं शैक्षणिक नगरी कोटा में विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पढ़ाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत। अगली कक्षा में हम पुनः बात करेंगे एक नए विषय पर, ठीक है, एक नए टॉपिक पर।